नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सरकार का कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक फैसला। भारतीय खाद्य निगम की अधिकृत पूंजी 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर की गई 21,000 करोड़ रुपए। फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के साथ ही इससे उपभोक्ताओं को खाद्यान्न का कुशल वितरण भी होगा सुनिश्चित। मत्स्य पालन क्षेत्र में डिजिटल वाणिज्यिक क्षमता को बढ़ावा देने की पहल। मत्स्य पालन विभाग और ONDC 19 फरवरी को समझौता ज्ञापन पर करेंगे हस्ताक्षर। लेन देन की लागत में कमी, बाजार तक पहुंच में वृद्धि और पारदर्शिता में सुधार को मिलेगा बढ़ावा। उन्नीस से 88 में 0.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मामूली निर्यात से वित्त वर्ष 2022-23 में 26.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा भारत का कृषि निर्यात। ताजे फलों ने 29% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज करते हुए प्राप्त की उत्कृष्टता। बासमती चावल और ताजी सब्जियों के निर्यात में भी हुई वृद्धि। मध्य प्रदेश सरकार 20 फरवरी से चना, मसूर और सरसों की खरीद के लिए किसानों की पंजीयन प्रक्रिया कर रही है शुरू। किसानों से ई-उपार्जन पोर्टल पर अपना पंजीयन निर्धारित समय अवधि के अंदर कराने की अपील। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारतीय खाद्य निगम की अधिकृत पूंजी 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 21,000 करोड़ रुपए करने का ऐतिहासिक फैसला किया है। FCI MSP पर खाद्यान्न की खरीद और खाद्यान्न भंडार के रखरखाव समेत बाजार में खाद्यान्न की कीमतों को स्थिर रखने सहित विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों में उल्लेखनीय भूमिका निभाता है। भारतीय खाद्य निगम की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम ये समझा जा रहा है। पूंजी के इस प्रवाह के साथ भारतीय खाद्य निगम अपनी भंडारण सुविधाओं का आधुनिकीकरण, परिवहन नेटवर्क में सुधार और उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर भी काम करेगा। ये उपाय न केवल फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करेगा, बल्कि उपभोक्ताओं को खाद्यान्न का कुशल वितरण भी सुनिश्चित करेगा। मत्स्य पालन क्षेत्र में डिजिटल वाणिज्यिक क्षमता के नए अवसर प्रदान करने के लिए मत्स्य पालन विभाग और ONDC के बीच 19 फरवरी को नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होंगे। इस दौरान केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगन उपस्थित रहेंगे। लगभग 50 मछली किसान उत्पादक संगठनों के साथ ही अन्य सम्मानित गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम हाइब्रिड मोड पर होगा। ये आवश्यक कदम मछुआरों, मछली किसान उत्पादक संगठनों, उद्यमियों, स्वयं सेवी संगठनों, मछुआरा सहकारी समितियों और मत्स्य पालन क्षेत्र के अन्य प्रासंगिक हितधारकों को व्यापक बाजारों तक पहुंच और संभावित ग्राहक आधार का विस्तार करने के लिए एक डिजिटल मंच प्रदान करेगा। डिजिटल तकनीकी समाधानों को अपनाने में से मत्स्य पालन उद्योग लाभान्वित होंगे और इससे मछली पालकों के विश्वास में वृद्धि, लेन देन की लागत में कमी, बाजार तक पहुंच में वृद्धि, पारदर्शिता में सुधार, प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि, नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा और दीर्घ अवधि में ONDC नेटवर्क निर्बाध एकीकरण की सुविधा प्रदान करेगा। मत्स्य पालन क्षेत्र के भीतर उत्पादकों, संसाधकों और वितरकों के बीच समन्वय से कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, मूल्य श्रृंखला और निर्बाध गति से बाजार पहुंच सक्षम हो सकेगी। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा ने कृषि निर्यात को वित्त वर्ष 1987 से 88 में 0.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मामूली निर्यात से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2022-23 में 26.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाया है। भारत के इस कृषि निर्यात में एपिडा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, 51% रहा है। अप्रैल-दिसंबर 2023 की अवधि में एपिडा के निर्यात समूह में 23 प्रमुख वस्तुओं में से 18 ने सकारात्मक वृद्धि का प्रदर्शन किया है। ताजे फलों ने 29% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज करते हुए उत्कृष्टता प्राप्त की है और इसके अलावा इस अवधि में प्रसंस्कृत सब्जियों के निर्यात में 24% की वृद्धि हुई है और इसके बाद विविध प्रसंस्कृत वस्तुओं
बासमती चावल और ताज़ी सब्जियों के निर्यात में भी पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में पर्याप्त वृद्धि दर्ज हुई है। मुख्यतः ताज़े फलों के निर्यात में भारत ने उल्लेखनीय रूप से वृद्धि की है और ये पिछले वर्ष के 102 गंतव्य देशों की तुलना में आज 111 देशों को अपनी सेवाएं दे रहा है। और ताज़े फलों के निर्यात में भारत ने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। पिछले वर्ष की तुलना में ये काफ़ी बड़ी है। और आगे बढ़ते हैं, जहां देश में किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए सरकार द्वारा फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर की जाती है। और इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा रबी एवं खरीफ फसलों के MSP की घोषणा पहले ही कर दी जाती है। और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 20 फरवरी से चना, मसूर और सरसों की खरीद के लिए किसानों की पंजीयन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ऐदल सिंह कशनाना ने चना, मसूर एवं सरसों उत्पादक किसान भाइयों से अपील की है कि वे उपज के उपार्जन के लिए ई-उपार्जन पोर्टल पर अपना पंजीयन निर्धारित समय अवधि में जरूर करा लें। उन्होंने बताया है कि रबी वर्ष 2023-24 विपणन वर्ष 2024-25 में ई-उपार्जन पोर्टल पर 20 फरवरी से 10 मार्च 2024 तक पंजीयन की कार्यवाही की जाएगी। केंद्र सरकार ने इस वर्ष के लिए सभी रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की घोषणा कर दी है। सरकार की ओर से इस वर्ष गेहूं के लिए 2,275 रुपये प्रति क्विंटल, चना के लिए 5,440 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर के लिए 6,425 रुपये प्रति क्विंटल एवं सरसों के लिए 5,650 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किए गए हैं। इन दरों पर ही सरकार इस वर्ष इन फसलों की खरीद करेगी। और इन दिनों महाराष्ट्र के कैप्सूल अंगूर की बुरहानपुर जिले में सबसे अधिक डिमांड है। महाराष्ट्र के सोलापुर से बुरहानपुर रोजाना करीब 4 गाड़ी अंगूर आ रहा है। 15 से 20 टन माल की खपत हो रही है। ये कैप्सूल अंगूर स्वादिष्ट एवं मीठा होता है, इसीलिए लोग सबसे अधिक इसे पसंद करते हैं। इस अंगूर की सबसे अधिक पैदावार महाराष्ट्र के सोलापुर में होती है। अंगूर के साइज की बात करें तो ये अंगूर नासिक के अंगूर से दोगुना बड़ा होता है और इसे कैप्सूल अंगूर के नाम से भी जाना जाता है। और हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित होने वाले सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में भारतीय संस्कृति की हर ओर झलक नजर आई। इस बार मेले में भारत के 8 उत्तर पूर्वी राज्य सांस्कृतिक भागीदार के तौर पर शामिल हुए। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। हर साल की तरह इस बार भी हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित होने वाला सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला भारतीय संस्कृति में डूबा नजर आया। हस्तशिल्प के इस महाकुंभ का अनुभव करने के लिए देश विदेश के कला प्रेमी यहाँ पहुँचे। भारत की लोक संस्कृति में डूबे इस मेले में अतुल्य भारत की रंग बिरंगी झलक हर एक कोने में नजर आई। इस बार मेले में भारत के 8 उत्तर पूर्वी राज्य सांस्कृतिक भागीदार के रूप में शामिल हुए, जहां इन सभी राज्यों के हथकरघा उत्पाद, कलाकृतियां, क्षेत्रीय टेक्सटाइल देखने को मिले, जो अपनी अनूठी संस्कृति और समृद्ध विरासत का प्रदर्शन करते नजर आए। सूरजकुंड मेले में हमें दूसरे देशों की भी बड़ी हिस्सेदारी देखने को मिली, जहां हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कई अंतर्राष्ट्रीय स्टॉल्स लगे हुए हैं और खास बात यह है कि यहाँ आने वाले जो दर्शक हैं वो इन स्टॉल्स की तरफ आकर्षित होते हुए नजर आ रहे हैं। सूरजकुंड के इस मेले ने एक ही मंच पर अपनी कला के प्रदर्शन के साथ शिल्पकारों को अपने उत्पाद के लिए बेहतर बाजार भी प्रदान किया। गुजरात के थीम स्टेट पर आधारित गुजरात की रंगारंग सभ्यता यहाँ पहुँचे लोगों ने महसूस की। वहीं इस बार मेले में 50 अंतर्राष्ट्रीय देशों की शिरकत देखने को मिली, जहाँ इन विदेशी स्टॉल्स पर दर्शकों की भारी भीड़ नजर आई। साथ ही यहाँ विदेशी कलाकार अपनी पोशाकों में लोगों को आकर्षित करते नजर आए।
इस मेले में लगे अलग अलग देशों के स्टॉल्स वहाँ की संस्कृति को तो पेश कर ही रहे हैं और साथ ही साथ इन स्टॉल्स पर आपको वहाँ के पारंपरिक परिधान भी देखने को मिल जाएंगे और यहाँ जो आने वाले जो दर्शक हैं वो लोग जो हैं इसको लेकर काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कई सांस्कृतिक प्रोग्राम भी इस मेले में जगह जगह पेश किए गए, जिनका आनंद यहाँ पहुँच रहे लोगों ने खूब उठाया। सूरजकुंड मेला जहां एक तरफ हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा दे रहा है तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के संदेश को दूर तक पहुंचा रहा है और यहां आने वाले दर्शकों में ये उत्साह और उल्लास साफ नजर आता है। सूरजकुंड मेले से डीडी न्यूज के लिए मैं साइमा खान। और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने हैदराबाद में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कई लाभार्थियों से बातचीत भी की। इस यात्रा का उद्देश्य विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं से लोगों को अवगत कराना है और साथ ही ये देश के प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाने और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के करीब लाने का संकल्प है। पेयजल और स्वच्छता विभाग DDWS ने 17 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न किया। सम्मेलन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भारत सरकार और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों की विशेष उपस्थिति रही। राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य जल के बुनियादी ढांचे के प्रभावी संचालन और रखरखाव के लिए स्थायी समाधान के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित करना था। पहले दिन भर के विचार विमर्श के साथ साथ जल जीवन मिशन पर 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें और जल जीवन मिशन डैशबोर्ड पर एक विशेष खंड सिटीजन कॉर्नर का विमोचन हुआ। विचार विमर्श के दौरान पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक संगठित और बारीकी से निगरानी वाले कीटाणु शोधन प्रणाली की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए कीटाणु शोधन प्राप्त करने के लिए उचित लागत प्रभावी तरीकों पर भी चर्चा की गई। जल जीवन मिशन नल के पानी के कनेक्शन के साथ 14.33 करोड़ ग्रामीण घरों तक पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को बड़ी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत आने वाले 108 सड़कों को मंजूरी दे दी है, जिसका लाभ अब उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेगा। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना PMGSY 3 के तहत अनुमानित लागत 967.73 करोड़ रुपए से बनने जा रही 1197.207 किलोमीटर लंबाई की 108 सड़कों को स्वीकृति प्रदान की है। और अब किसान समाचार में बात कर लेते हैं मंडी भाव की और देखते हैं देश भर की मंडियों का भाव। घरेलू स्तर पर इस साल आलू की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में आलू की कुल उपज 59.74 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आलू की पैदावार 56.18 मिलियन टन रही थी। वहीं बात आलू की आवक की करें तो कृषि उपज मंडियों में सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शनिवार को आलू की आवक सामान्य देखने को मिली। वहीं भाव पर नजर डालें तो एग मार्केट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में आलू के भाव इस तरह रहे। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में 16 फरवरी को आलू का भाव रहा 1200 रुपए। 17 फरवरी को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं दर्ज हुआ और भाव 1200 रुपए पर टिका रहा। इसी तरह गुजरात की सूरत मंडी में इस दौरान आलू के भाव स्थिर रहे। यहाँ दोनों दिन यानी 16 और 17 फरवरी को आलू का भाव 1175 रुपए पर बरकरार रहा। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में 17 फरवरी को आलू का भाव 50 रुपए बढ़कर 1000 रुपए से 1050 रुपए हो गया। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान आलू के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 16 फरवरी को आलू का भाव था 1100 रुपए। 17 फरवरी को इसके सौदे 150 रुपए लुढ़क कर 950 रुपए पर हुए।
जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 16 फरवरी को आलू का भाव था 700 रुपए। 17 फरवरी को इसके सौदे 30 रुपए चढ़कर 730 रुपए पर हुए। बात सब्जियों के निर्यात की करें तो एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान ताजा सब्जियों के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान ताजा सब्जियों का निर्यात 20,54,000 टन के पार पहुंच गया, जबकि बीते साल इस दौरान ताजा सब्जियों का निर्यात 18,56,000 टन का हुआ था। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक लहसुन की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 33,68,821 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 35,23,436 टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की पैदावार बीते साल से 1,54,000 टन कम होने की उम्मीद है, जिसका असर लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में 16 फरवरी को लहसुन का भाव रहा 26,000 रुपए। 17 फरवरी को इसके भाव में 2,000 रुपए की भारी मजबूती आई और भाव 28,000 रुपए पर पहुंच गया। वहीं हिमाचल प्रदेश के पालमपुर मंडी में 16 फरवरी को लहसुन का भाव रहा 34,000 रुपए, जो कि 17 फरवरी को 1,500 रुपए टूटकर 32,500 रुपए हो गया। वहीं महाराष्ट्र के श्री रामपुर मंडी में इस दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहां 16 और 17 फरवरी को लहसुन 12,500 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में 16 फरवरी को लहसुन का भाव रहा 12,900 रुपए, जो कि 17 फरवरी को 100 रुपए टूटकर 12,800 रुपए हो गया। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। मध्य गुजरात के किसान इस समय गेहूं, रबी मक्का और चने के अलावा टमाटर, मिर्च और केले के खेतों में हल्की सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ तैयार टमाटर और मिर्च की तुड़ाई भी करते रहें। मध्य गुजरात में ही इस समय केले में रोगों के लगने का अनुमान है। ऐसे में लक्षण दिखने पर किसान विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। उत्तरी गुजरात में कीड़ों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए खेतों में और उसके आसपास टी आकार के पक्षियों के बैठने की जगह तैयार करें। वहीं दक्षिणी गुजरात के किसान ग्रीष्मकालीन खेतों को तैयार करें। इसके साथ ही यहाँ तैयार भिंडी, बैंगन, कुंदरू, टमाटर और मिर्च की तुड़ाई भी करते रहें। इसके अलावा यहाँ जिमीकंद की खुदाई भी कर लें। दक्षिणी गुजरात में ही यदि आम के पेड़ों में फूल आ गए हों और रोग के कोई लक्षण न दिख रहे हों तो उनमें किसी प्रकार का छिड़काव न करें। सौराष्ट्र और कच्छ में काबुली चने की कटाई तब करें जब फलियां पीली हो जाएं और पत्तियां सूख जाएं। कटाई के बाद फसल को सूखने के लिए कुछ दिनों के लिए खेतों में ही रखें और उसके बाद उनकी गहाई करें। सौराष्ट्र और कच्छ में ही इस समय रबी फसलों में हल्की सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ प्याज और लहसुन की फसल को कीटों के प्रकोप से बचाएं। इसे तुरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरे बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरे की बुवाई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की हैं, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गूदा मुलायम, लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है।
साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुवाई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गूदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। पूसा नूतन किस्म 1 हेक्टेयर में 160 क्विंटल तक पैदावार दे सकती है। तोरी की बुवाई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4-5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुवाई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5-6 दिन पर सिंचाई करते रहें। खरपतवार हटाने के लिए 2 बार निराई करें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अपना नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में भारत मंडपम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे और अंतिम दिन पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा है कि विपक्ष परिवारवाद के नासूर से ग्रस्त है। अमित शाह ने कहा कि भाजपा देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना चाहती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार समय सीमा के भीतर चुनाव बॉन्ड के दाताओं और प्राप्तकर्ताओं के सभी विवरण प्रकाशित करेगा। उन्होंने कहा कि आयोग आगामी चुनावों में इलेक्ट्रिक मतदान मशीन या मतपत्रों के माध्यम से मतदान पर शीर्ष अदालत के निर्देश के अनुसार कार्य करेगा। नई दिल्ली में जदयू संसदीय दल के नेता ललन सिंह और संजय झा ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति से मुलाकात कर वन नेशन वन इलेक्शन के संदर्भ में आधिकारिक ज्ञापन सौंपा। भारत के विविध आयोग के निर्वाचन विधियों में सुधार से संबंधित अपनी रिपोर्ट में वन नेशन वन इलेक्शन की सिफारिश की है। पश्चिम बंगाल के 24 उत्तरी प्रगना जिले के संदेशखाली हिंसा में शामिल टीएमसी नेता शिबू हाजरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिलाओं ने हाजरा पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि उसने पोल्ट्री फार्म सरकारी जमीन के साथ अन्य लोगों की जमीन पर बनाया था। बच्चों और युवाओं में अंतरिक्ष और ब्रह्मांड के प्रति आकर्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसरो आगामी 13 से 24 मई के बीच युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूल जाने वाले छात्राओं के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवीन रुझानों के प्रति जागरूकता का सृजन करना है। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर में GSLV F-14 इनसैट 3DS के सफल प्रक्षेपण के बाद इसके बारे में जानकारी देते हुए इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहा कि ये सैटेलाइट विशेषकर पृथ्वी और समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करेगा। उन्होंने बताया कि इस सैटेलाइट का उपयोग अन्य प्रकार के प्रयोग के लिए किया जाएगा। इसरो के नए प्रयोग के बारे में बात करते हुए इसरो के चेयरमैन सोमनाथ ने कहा कि 2024 गगनयान की तैयारियों का साल है और अगले साल उसे भी अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा। बिना व्यक्ति के विमान को भी तैयार किया जा रहा है और इसके अलावा एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम पर भी काम किया जा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मनी की यात्रा के दौरान म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन से इतर कई नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन से इतर चीन के विदेश मंत्री वांग यी से भी मुलाकात की।
संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने सुरक्षा परिषद में सुधार पर अंतर सरकारी वार्ता में इस बात पर जोर दिया है कि 15 देशों वाले संयुक्त राष्ट्र निकाय में सुधार के वैश्विक प्रयासों की आधारशिला की नज़र समान होनी चाहिए। भारत ने एक बार फिर से जाम्बिया के लिए मदद के हाथ आगे बढ़ाए हैं। जाम्बिया में हैजा की गंभीरता को देखते हुए भारत ने मानवीय सहायता की दूसरी खेप भेजी है, जिसमें जल शुद्धिकरण के लिए जरूरी सामान, क्लोरीन की गोलियां और ORS शामिल है। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। ग्रामीण विकासों को लेकर क्या क्या योजनाएं आपने अब तक चलाई हैं? ग्रामीण महिलाओं के लिए इज्जत घर दे करके महिलाओं का सम्मान भी बचाया। दीनदयाल अंत्योदय योजना क्या है? ग्रामीणों को रोजगार देने में किस तरह से मदद कर रहा है? दीनदयाल अंत्योदय योजना महिलाओं को सशक्त करने। देखिए खास मुलाकात केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के साथ 18 फरवरी शाम 7 बजे। शक्त प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलस्पन्दितुमपि न खलु कुशलस्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराधा हरिहर विरिञ्चादिरपि कथम कृत पुण्य प्रभवति शिव शक्त्यायुक्तो शिव शक्त्यायुक्तो शिव शक्त्यायुक्तो शिव शक्त्यायुक्तो सौन्दर्यलहरी। टीवी के साथ बदलते भारत की शान।